हाँ जी। तो होमवर्क दिया था आपको और थैंक यू फॉर हैप्पी टीचर्स डे, है ना। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे हैं। चलो शुरू करते हैं। अब लास्ट अपन पढ़ रहे थे ना, आज अपन वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डिस्कशन शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी। तो अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक बार बताओगे लास्ट में क्या लिखा था अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट पार्ट क्या लिखा था अपन ने, कुछ बताओगे? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एसआरपी हेडिंग लिखा था, समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है, चालू करना था। ठीक है, चलेगा 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 चलेगा। ठीक है, तो अपन एसआरपी पढ़ते हैं। एसआरपी चल शुरू कर लेते हैं। एसआरपी ORM2 खत्म नहीं हो गया। ORM2 तो अभी शुरू हुआ है, उसका 10% पार्ट ही हुआ है। अभी 90% पार्ट बचा हुआ है, 20% हो गया, 80% बचा हुआ है, काफी बचा। अपन ना आर्मी केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते काफी हो गया ना, इसलिए अपन थोड़ा सा फिजिकल भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे पास होमवर्क तो है ही, तो थोड़ा सा पढ़ के फिर अपन वापस आर्मी केमिस्ट्री को चलेंगे। अपन को पढ़ना था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इसको अपन एसआरपी वैल्यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब एसआरपी वैल्यूज जो होते हैं, राइट, वो मेटल आयन का ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। अपन कहेंगे तो एसआरपी वैल्यूज ऑफ मेटल आयंस या मॉलिक्यूल्स is calculated by considering many factors। उसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अपन को कंसिडर करना होता है। by considering many factors, many factors such as heat of atomization, right, ionization energy, electron affinity, heat of hydration, atomic radii, etc. The SRP values are calculated at 298 Kelvin and 1 atmosphere with 1 molar concentration of ions. That is how we calculate. The SRP values of metal ions चेक करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। कैलकुलेशन नहीं है उसका कैलकुलेट करने का, बस हमें काफी सारे एनर्जीज को
मिक्स करके एग्जैक्टली सारे एनर्जीज तो अपन बता भी नहीं सकते, इसलिए ये वैल्यूज अपन को एसआरपी वैल्यूज जो होते हैं वो ई नॉट वैल्यूज होते हैं, ये अपन को गिवन होता है क्वेश्चन में। तो एसआरपी वैल्यू ऑफ मेटल है, वैल्यू ऑफ मेटल, मेटल आयंस का एसआरपी वैल्यू चेक करते हैं क्या, एसआरपी वैल्यू ऑफ मेटल आयंस। तो अब मेटल आयन के लिए अगर लिखेंगे तो वी हैव टू राइट दैट मेटल आयंस के लिए जैसे अपन लिखेंगे तो लिथियम आयन है, पोटेशियम आयन, बेरियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, फिर अपन लिख सकते हैं एल्यूमिनियम आयन, देन वी कैन राइट जिंक आयन, वी कैन राइट लेड, निकल, Fe+2, बहुत लेड वगैरह को नहीं लिखते हैं क्योंकि जितना अपन को जरूरत है उतना ही लिखते हैं। Fe+2, Sn+2, H+n, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लास्ट में अपन लिखते हैं कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है द मेटल्स, ये ऐसे लिखना। अब ये सीरीज जनरली अपन को मतलब याद रखना मुश्किल होगा क्योंकि और भी बहुत सारे थे, लेकिन इधर अपन को ये थोड़ा याद रखना होता है जैसे लिथियम, तो इसका एसआरपी वैल्यू इज -3.08, सोडियम के बाद मैग्नीशियम भी होना चाहिए, तो वैसे पर लिख सकते हैं इसका 2.37, एल्यूमिनियम इज -1.67, जिंक इज -0.76, हाइड्रोजन इज 0, कॉपर इज 3.4, 0.84, ऐसे पर लिख सकते हैं। फिर कुछ अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में वाटर होता है, कॉपर और गोल्ड के बीच, ये कॉपर और सिल्वर के बीच में Fe3+ होता है, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई इतना याद रखना तो बड़ा मुश्किल है सर, कुछ इजी बता दो क्योंकि ये नंबर्स तो आपका गिवन होंगे हमेशा क्वेश्चन में, when the concentration is 1 molar, ये नंबर्स अपन को गिवन होंगे। ये जो वैल्यूज अपन लिख रहे हैं ना, ये वैल्यूज जो अपन लिख रहे हैं वोल्ट्स में, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वैल्यू सिग्निफाइज इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा और डिक्रीज होता गया सबसे कम लिथियम होता है, और मेटल लाइन में सबसे ज्यादा कोबाल्ट+2 होता है, कोबाल्ट+3 होता है ना, +2, ये +3 होता है, तो मैक्सिमम कोबाल्ट+3 होता है और मिनिमम लिथियम प्लस होता है। थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना मतलब सीरीज को, क्योंकि मैंने तो मिनिमम लिखे हुए हैं जितनी मुझे जरूरत है, आप इनको भी ऐसे ही लिखो, सेपरेटली दिखना चाहिए। अब इतना याद नहीं रख पाओगे तो आप ये तो याद रख ही सकते हैं, एसआरपी वैल्यू थोड़ा तो याद रखेंगे।
एस ब्लॉक होता है, फिर डी ब्लॉक होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर कॉस्टली मेटल्स होते हैं। इतना तो याद रखेंगे। बट कोबाल्ट थोड़ा एक्सेप्शन हो जाएगा, कोबाल्ट का कॉस्ट गोल्ड से ज्यादा नहीं होता, लेकिन कोबाल्ट का एसआरपी वैल्यू मैक्सिमम होता है, इसलिए मैंने लिखा। वरना मैं इसको हटा दूंगा तो यहां तक अगर अपन देखेंगे तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर कॉस्टली मेटल्स। अब थोड़ा इफर बट तो होगा ही होगा। एस ब्लॉक में फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर वाटर आता है, फिर डी ब्लॉक आता है, फिर हाइड्रोजन आता है जो जीरो है, उसके बाद ये सब पॉजिटिव है। थोड़ा याद रखने के हिसाब से। अभी आप इतना भी याद रखोगे तो भी चलेगा। एस ब्लॉक का कम होता है डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक का कम होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का कम होता है कॉस्टली मेटल से। सबसे ज्यादा कोबाल्ट +3 और सबसे कम लिथियम। टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू गेन इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एसआर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एसआर। Tendency of metal ion to gain electron is directly proportional to value of SRP. ठीक, जितना ज्यादा एसआरपी वैल्यू होगा उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तब तो अपन कह सकते हैं कोबाल्ट 3+ is strongest oxidizing agent among cations। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जितना भी कैटायंस है उन सब में मैक्सिमम वैल्यू उसका होता है और मिनिमम वैल्यू उसका होता है। सो लिथियम एटम is strongest reducing agent among metals in aqueous solution। भाई आपने यहां पर लिखा है अगर इसका वैल्यू सबसे कम है इसका मतलब है इसके लिथियम आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम है। तुमको पता है लिथियम आयन को अगर इलेक्ट्रॉन देना पड़ा तो मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एसआरपी मतलब ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 3.08 वोल्ट। और अगर मैं लिखूंगा लिथियम गेट्स कन्वर्ट इनटू लिथियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो इससे ज्यादा तो किसी का होगा ही। ये भी होगा तो मैक्सिमम अगर अपन लिखेंगे इसमें तो इट विल बी अराउंड 2.36, बहुत ज्यादा। ये तो 3.0 मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मेटल आयंस में सबसे ज्यादा कोबाल्ट है और लिथियम का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा नहीं होता। अगर लिथियम आयन का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे कम है तो इसका मतलब है लिथियम ये बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होता है। लास्ट टाइम लिखा भी था डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E0। अगर E0 बहुत ज्यादा होगा तो डेल्टा G0 सबसे कम होगा। E0 बहुत ज्यादा होगा इस प्रोसेस के लिए E0 + 3.08 है। तो E0 अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव। यस तो एसआरपी वैल्यू अपन को क्या सिग्निफाई करेंगे ये वाला। अगर मुझे क्वेश्चन में एसआरपी वैल्यूज गिवन है तो मैं ये बता सकता हूं
कि किस मॉलिक्यूल और आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो एसआरपी वैल्यू देख के मैं ये भी बता सकता हूं कि उसका मेटल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मेटल्स। Let us write for non-metals, क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना मेटल लाइंस, रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो मेटल लाइन वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो we'll write that. Standard oxidation potentials. Oxidation potentials. That is called SOP value. That is called SOP values. For non-metals, molecules भी हो सकता है. Oxidation potentials, tendency to lose electrons. अगर अपन लिखेंगे तो इसमें I नेगेटिव होगा. SOP value of I negative will be greater than Br negative. Cl negative, H2O, NO3, CO3, SO4, PO4, F negative. This is the answer. यहाँ पर अपने ये OH माइनस नहीं लिखा, OH भी लिखा। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करेंगे तो दिस विल बी -2.87। इससे ज्यादा, इससे छोटा एसओपी वैल्यू और किसी का नहीं, या इससे बड़ा एसआरपी। भाई एफ नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो F2 का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, दिस विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल, +2.87। इससे बड़ा एसआरपी और किसी का नहीं होता। दिस इज एसआरपी, दिस इज मैक्सिमम एसआरपी किसी का होता है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी पता है। ये -0.54, -1.05, -1.23, -1.30। OH माइनस है, नाइट्रेट आयन, फिर जरूरत नहीं पड़ती है तो सभी का, लेकिन जिनमें ऑक्सीजन होगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देता। जिनमें ऑक्सीजन, these are reducing agent, Ki is a very strong reducing agent, so I negative is a reducing agent। जो ऑक्सीडेशन शो करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सो ठीक है, राइट है। अब इसमें अपन अगर चेक करेंगे ना तो इसमें भी अपन वाटर को लिखेंगे।
What is it? Water is liquid. अब जैसे आपने एसआरपी लिखा था कि एसआरपी मतलब रिडक्शन, वैसे एसओपी मतलब ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो विल राइट दैट टेंडेंसी of ion to lose electron directly proportional to value of SOP. Directly proportional to value of SOP. मतलब इससे मैं बता सकता हूं कि इसका एसओपी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करके I2 में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है. इसका Br2 में कन्वर्जन होगा, इसका Cl2 में कन्वर्ट होगा, जितने ऑक्सीजन वाले हैं वो सब O2 में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के बाद, एक्सेप्ट अगर इसका रिएक्शन होगा तो परऑक्साइड बनाएगा. ये भी O2, बट ये तो फ्लोरीन है तो F2 में कन्वर्ट होगा. रिएक्शन लिखे मैंने कि किसका क्या रिएक्शन बनता है. जैसे जिनमें ऑक्सीजन है वो सब O2 लिबरेट करेंगे, वाटर O2 लिबरेट करेगा, इसमें भी ऑक्सीजन. सो ये एसओपी वैल्यूज का मतलब है द टेंडेंसी ऑफ आयन टू लूज इलेक्ट्रॉन, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा. तो किसी का भी अगर एसओपी वैल्यू तो अपन ये बता सकते हैं एसओपी वैल्यू में उसकी टेंडेंसी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की. किसी का डाउट नहीं तो ठीक है. एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि तुम लोग पूछोगे, लेकिन उसने पूछ लिया. उसने कहा सर एक बात बताओ, यहाँ आपने वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया है -1.23, जबकि आपने वाटर में रिडक्शन पोटेंशियल बताया है -0.83. तो ये तो आपने वो से नहीं बताया, आप तो जैसे बताते थे कि भाई यहाँ नेगेटिव है तो उल्टा रिएक्शन लिखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो क्या ऐसा यहाँ नहीं होगा? तो वाटर में आपने बताया रिडक्शन पोटेंशियल है 0.83 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप -1.23 बता रहे हो, मतलब दे आर नॉट रिवर्स. तो अपन कहेंगे इन वाटर मॉलिक्यूल ना एक बार देख लेते हैं कैसे रिएक्शन. एक वाटर के रिएक्शन वैसे भी अपन को पता है कि सारा का सारा जो रिएक्शन होगा ना उसमें मीडियम एक्वस होगा. अगर अपन रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें एसआरपी ऑफ वाटर तो अपन कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल मतलब वाटर को इलेक्ट्रॉन देने हैं. अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं तो मुझे चार्ज बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो मैं OH लिखूंगा और हाइड्रोजन लिबरेट करूंगा. दिस इज द रिएक्शन. चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है. अगर मैं एसओपी की बात करूंगा तो इसका रिवर्स लिखता हूं. अगर इसका रिवर्स लिखूंगा तो ई नॉट मेरे पास यह है. अगर इसका रिवर्स लिखूंगा तो ये आएगा, जबकि आप रिवर्स नहीं लिख रहे, आप फिर वाटर से लिख रहे हो. अब इससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाने करवा तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस भी करने पड़ेंगे, कर दिए. ये लो भैया, मतलब वाटर का रिएक्शन जो है, जो रिडक्शन पोटेंशियल में रिएक्शन आपने लिखा था वो सेम रिएक्शन रिवर्स आपने यहां नहीं लिखा. तो फिर इनके ई नॉट वैल्यू सेम कैसे हो सकता है? ये ई नॉट अलग होगा.
तो अपन कहते हैं कि अगर सेम रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो मैं इसको माइनस से प्लस कर देता हूँ। अगर आप किसी सेम रिएक्शन को रिवर्स करो तो मैं माइनस से प्लस लिखूंगा, लेकिन यहाँ तो आपने अलग अलग लिखे हुए हैं, ये रिएक्शन बिल्कुल अलग है इससे। ठीक है ना? नहीं, और समझा भी और मुझे मतलब बताना भी चाहिए था ये, लेकिन मैं सोच रहा था तुम पूछोगे तो बताऊंगा। जब तक अब तुम्हें याद रहेगा ना हमेशा, क्योंकि वाटर के रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने क्या किया, अगर रिडक्शन करना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और OH से इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को ऐड करेगा। और अगर SOP है ऑक्सीडेशन, तो आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे, सो इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे लेके आप बैलेंस कैसे करोगे, OH से तो कर नहीं सकते, तो H+ आएंगे। ठीक है, अब अपन ने क्या भाई, देखो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देना। अब इसमें अपन ना प्रोडक्ट भी लिख लिया अपन ने कि भाई किसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। वैल्यूज का थोड़ा आइडिया होना चाहिए बस, ये वैल्यूज का आइडिया होगा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे मैंने बताया भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो यूज नहीं करेंगे तो फालतू में क्यों अपन को याद करना। जब थोड़ा बहुत एक्सेप्शन टाइप आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। और ये वैल्यूज याद इसलिए तो मैं सेपरेट लिखता हूँ इसको वैसे, क्योंकि ये आपको पता होना कंपलसरी है, ये आपको पता होना कंपलसरी है, ये पार्ट आपको कंपलसरी पता होना जरूरी है। Fe3+ होता है तो पॉजिटिव होता है, Fe2+ होता है तो नेगेटिव होता है, इसलिए उसको सेपरेट लिखा है Fe3+ को। मैं साथ में भी लिख सकता था, लेकिन जैसे मैंने लिखा वैसे अपन को जरूरत है। अब अपन बात करेंगे कि ठीक है सर, अपन ने जो पढ़ा उसका कुछ एप्लीकेशन बता। एप्लीकेशन में एक तो होता है, जब अपन SRP वैल्यूज लिखते हैं तो एप्लीकेशन में एक तो लिखते हैं अपन कि भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मैटर, कैरेक्टर ऑफ मैटर क्या बताएंगे, है ना? सो इसमें अपन लिखेंगे मेटल्स विथ, अब इसमें एक पार्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो क्या, एक तो मैं मेटल की बात करूंगा, जब मैं मेटल वर्ड लिखूंगा तो इसका मतलब चार्ज के अलावा बात कर रहा। जैसे मैंने यहाँ पर लिथियम एटम लिखा, तो अपन मेटल की बात करेंगे तो लिथियम की बात कर रहे हैं। अगर मैं मेटल लाइन लिखूंगा तो मेटल लाइन मतलब ये, अगर मैं मेटल लाइन लिखूंगा तो आपको SRP पता है, और मेटल बोलूंगा तो भी SOP पता है, उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दिस इज नथिंग बट SOP, दिस इज SRP मतलब रिडक्शन, SOP मतलब ऑक्सीडेशन। तो मेटल विथ SRP less than -1.67 are highly electropolar. Positive. Metal with SRP between 0 to 1.6 are electropositive. Or metal with positive SRP are very low electropositive. Positive मतलब मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बता सकता हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। तो SRP वैल्यूज से मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेटल यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
यहां से लेके यहां तक होंगे वो सब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते, वेरी लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब इसी बेसिस पे अपन रिएक्शन विद वाटर लिख सकते हैं इन ऑर्गेनिक वाला रिएक्शन विद वाटर। कौन सा मेटल रिएक्शन करेगा वाटर के साथ? जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद वाटर डायरेक्टली। सो अपन लिखेंगे मेटल विथ, तो रिएक्शन विद वाटर मतलब अगर मेटल को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना दूंगा प्लस H2 लिबरेट करूंगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा और H2 लिबरेट। तो बस वही वैसे ही अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मेटल विथ SRP less than 1.6 liberates hydrogen, liberate H2 with water, not only water, ice होगा तो भी चलेगा। metal with SRP greater than or equal to 1 minus 1.67 to 0 liberate H2 liberate H2 with water only on heat। मतलब मुझे हीट करना पड़ेगा। अगर मैग्नीशियम को मैग्नीशियम नहीं लिखा था, चलो एल्यूमिनियम तो लिखा है, चलेगा क्योंकि मैग्नीशियम भी वाटर के साथ हीट करने पे ही H2 लिबरेट करता है। मैग्नीशियम लिखा नहीं, अब सारे लिखता तो मुझे लगता पूरा सारे मेटल थोड़ी लिखने थे, मिनिमम लिखा। तो मेटल विथ SRP greater than 0 do not liberate H2 with water even on heating। मतलब हीट भी करोगे तब भी वाटर, इवन ऑन हीटिंग देयर विल बी नो। तो एक तो वाटर से रिएक्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है तो आइस से भी लिबरेट कर देगा हाइड्रोजन। लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे डी ब्लॉक वाले हैं तो उनको हीट करना होता है तभी हाइड्रोजन लिबरेट होता है। और जो महंगे वाले मेटल होते हैं वो इनर्ट मेटल्स होते हैं, वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते, इवन वाटर के साथ हीट भी करेंगे तब भी लिबरेट नहीं करेंगे। ऑल मेटल्स विथ SRP less than 0 liberate H2 with एसिड्स। अब एसिड के साथ तो रिएक्शन डिफरेंट होगा ना, एसिड तो प्रोटॉन देता ही है,
हमें बस मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके उसको H2 में कन्वर्ट करना है एंड विथ SRP and with SRP greater than 0, do not liberate H2. H2 with SRP. मतलब जितने मेटल्स महंगे वाले मेटल थे वो सारे के सारे इनर्ट मेटल हैं, वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते इवन विद एसिड्स। कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट करो, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते। सिल्वर, गोल्ड, दे विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन इवन विद एसिड्स। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स ऑफ, अगर इन मेटल्स के ऑक्साइड बनाए तो कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड लेते हैं, तो जो मेटल ऑक्साइड का स्टेबिलिटी होगा that will be inversely proportional to the SRP value of metal. मतलब लिथियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल बताने वाला हूं मैं, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, और फिर कॉपर, और फिर लाइक दैट। वी नो दैट उस सिल्वर का ऑक्साइड तो बनता ही नहीं, गोल्ड का ऑक्साइड बनता ही नहीं, रीजन दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल। तो एग्जांपल लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, छोटा था तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल। Like that, we can write of oxides. Oxidizing and reducing character. वैसे थोड़ा तो अपन ने लिखा हुआ है, CO+3 is best oxidizing agent among cations. अगर अपन कैटायन की बात करें तो उसमें but F2 is strongest among all. जो F2 होगा इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा किसी के नहीं होता। लिथियम मेटल बेस्ट रिड्यूसिंग among all, क्योंकि लिथियम मेटल से ज्यादा एसओपी, लिथियम मेटल से ज्यादा, अब इसका ये एसओपी ना, एसओपी ज्यादा, इससे ज्यादा किसी का होता ही नहीं भाई। एसओपी अगर अपन नॉन मेटल की बात करें तो सबसे ज्यादा किसके लिए लिखा आपने? फ्लोरीन, वो भी -2.87, और फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, या F2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसी की थोड़ी हो सकती है। दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइक। तो CO3+ is the best oxidizing agent, F2 negative is the
Strongest among all. Lithium metal is the strongest reducing agent. अगर कोई डाउट है तो बता देना. Next application is a metal with lower SR. SRP can displace. अब replace भी लिख सकते हैं. The metal ion with higher SRP from its salt solution. Salt solution. अपन ना एक बार इसका मीनिंग समझते हैं. ये है क्या, मतलब क्या आप बोलना क्या चाहते हैं. मेरे पास सोडियम मेटल है, इसका एसआरपी वैल्यू काफी कम है. इसको मैं AgNO3 से रिएक्ट करवाता हूँ, तो प्रोडक्ट विल बी AgN प्लस NaNO3. So a metal with lower SRP value, इसका SRP वैल्यू कम होता है. इसका SRP वैल्यू मेटल आयन का ज्यादा होता है, -2.37 लिखा है, -0.8 लिखा है, +0.8 लिखा. सिल्वर आयन. तो metal with lower SRP value can displace the metal with higher SRP value from its salt solution. तो डिस्प्लेस करने का मतलब है ये इसके साथ सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. एंड विल गेट. अब अपन से क्वेश्चन ऐसे पूछे, मान लो अपने पास ऐसे, कैन वी कीप copper sulfate solution in Fe vessel. तो अपन क्या करेंगे, आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने वेसल ले लिया Fe का और सोल्यूशन रखा है कॉपर सल्फेट. तो अपन कहेंगे देख भाई, SRP of Fe is greater than CO2. Therefore, Fe can displace copper from its solution. Therefore, answer is no. We cannot do. इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है. सो Fe जो है वो डिसॉल्व होगा Fe2 प्लस में, और कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा. वो इलेक्ट्रॉन ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा. तो we cannot keep this. Answer is no. Can we keep AgNO3 solution in copper vessel?
can we keep AuCl3 solution in silver vessel, or can we keep that CuNO3 solution in silver? ये बताना। कह रहा है Fe2+ का SRP लेस होता है इससे। ये -0.34 होता है, +0.34 होता है, और ये -0.44। तो ठीक है, पर लिखते हैं चलेगा, राइट। अब अपन देख लेते हैं, अपन कुछ बोल रहे थे, बोलो ना क्या बात है। आंसर अपने पास आया ये BCD, तो चल लिखते हैं B नो C नो D S, इसमें नो आ रहा है, नो 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 यस, ये आ रहा है, नो नो यस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं जनरली जो अपन देख रहे हैं सॉल्यूशंस को, तो महंगे वाले वेसल में सस्ता सॉल्यूशन तो रख सकते हैं, लेकिन सस्ते वाले वेसल में महंगा सॉल्यूशन नहीं रख पा रहे। महंगे वाले वेसल में सस्ता सॉल्यूशन तो रख लो, लेकिन सस्ते वाले वेसल में महंगा सॉल्यूशन नहीं रख पा रहे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन साइनेट प्रोसेस। साइनेट प्रोसेस होता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, ऐसे क्यों? सिल्वर और गोल्ड, दैट इज कॉल्ड साइनेट प्रोसेस। उसको अपन डिस्प्लेस करते हैं जिंक से। सी वाले में सिल्वर का SRP वैल्यू कम है ना गोल्ड से, तो गोल्ड की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये वेसल डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा, कॉपर का SRP वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा। और जो इलेक्ट्रॉन ये देगा ना अपन को, ये इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वेसल पूरा डिसॉल्व, इसमें होल्स हो जाएंगे, इस वेसल में होल हो जाएंगे। होल्स क्यों हो जाएंगे भाई? हाँ, तो ये डिस्प्ले आयरन डिस्प्लेस कर सकता है ना कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, यही तो लिखा आपने कि मेटल विथ लोअर SRP वैल्यू कैन डिस्प्लेस द मेटल विथ हायर SRP वैल्यू फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये मेटल जो है वो उसके मेटल आयन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटलर्जी में वैसे पढ़ेंगे भी अपन इसको, और इसको बना सकते कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सिल्वर मेटल, दिस इज हाउ वी गेट द सिल्वर मेटल, एक्सट्रैक्शन इन मेटलर्जी।
उसको सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बनाते हैं, अपन साइनेट बनाते हैं, फिर वो जिंक के साथ अपन डिस्प्लेस करते हैं। अब केमिकल कॉस्टली नहीं होते, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं। थर्ड पेज देखना है, देखो। सबसे कॉस्टली अपन कैसे बता सकते हैं? हम तो थोड़े से कॉस्टली मतलब अपन कॉस्ट वाला, कॉस्ट वाइज तो अपन सिर्फ सिल्वर गोल्ड मेटल, सिल्वर गोल्ड कॉपर और मरकरी, इस टाइप के ही मेटल को अपन देखेंगे कॉस्ट में। बाकी कॉस्ट इफेक्टिव तो और भी बहुत ज्यादा होते हैं। हम तो बस थोड़ा सा कि भाई हमें याद रहे चीजें। अब काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, तो उसमें सिल्वर कॉपर गोल्ड पूछेंगे अपन से बार बार, तो फिर क्या करें, बताएंगे। सिल्वर कॉपर गोल्ड की बात आएगी तो पूछूंगा आपसे कि भाई कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। और कहेंगे महंगे वाले मेटल में, महंगे वाले वेजल में सस्ता वाला सोल्यूशन रख सकता है, उल्टा नहीं कर सकता। तो ये महंगा वाला वेसल था, सस्ता सोल्यूशन था, रख सकते हैं, क्योंकि इसका एसआरपी बड़ा है, इसका एसआरपी बड़ा है, इसके एसआरपी से तो ऐसा नहीं हो सकता, ये डिसॉल्व होगा और ये गेन करेगा। हाँ, पर को तो थोड़ा सा आइडिया चाहिए था बस। इधर से इधर मतलब इसके वेजल में, गोल्ड वेजल में सिल्वर रख सकते हो, लेकिन सिल्वर वेजल में गोल्ड नहीं रख सकते, इस सस्ते वाले वेजल में महंगा सोल्यूशन नहीं रख सकते। क्योंकि आपने सस्ते वाले वेजल में महंगा सोल्यूशन रखा नहीं कर सकते, आप महंगे वाले वेजल में सस्ता सोल्यूशन रखो कर सकते हैं। ई वाला एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जी ऑफ सिल्वर और गोल्ड में आता है। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपन ने सिल्वर को जिंक से डिस्प्लेस करना है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सिल्वर को अपन ने जिंक से डिस्प्लेस करवाया, क्योंकि इसका एसआरपी -0.76, जबकि इसका एसआरपी सिल्वर का 0.8। तो अपन a lower SRP metal can displace the metal with higher SRP from its salt solution। वही तो लिखा है, देखो। metal with lower SRP value, इसका lower था ना, can displace the metal with the higher SRP value in salt solution। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है मेटलर्जी में। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब तो मुझे ये बताओ, अपन ने सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सॉल्ट ब्रिज और वगैरह ऐसे पढ़े थे। ठीक है, फिर अपन कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल पे चलते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल मैं आगे कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल। देखो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NF ई ऑफ दी सेल, और डेल्टा जी नॉट होता है NF ई नॉट ऑफ दी सेल। ये आपको पता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, मतलब मैक्सिमम ही है।
कैथोड माइनस लिखा होगा। अब होता क्या है ना, देख भाई, देयर इज नो रिएक्शन व्हिच कैन टेक प्लेस विदाउट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता व्हिच कैन टेक प्लेस विदाउट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। अब अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं अपन मार्केट से एक सेल बैटरी लेके आए, रिमोट का सेल लेके आए, उस रिमोट के सेल पे लिखा हुआ 2 वोल्ट, तो मैं कहूंगा ठीक है 2 वोल्ट है, तो इधर 2 रखता हूं, आप केमिकल बताओ जरा, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स पता कर लूंगा कि उसके रेडॉक्स प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अगर वो मुझे पता चल जाए तो एफ का वैल्यू तो मुझे पता है 96500, मैं बता दूंगा कि उस सेल के पास कितनी फ्री एनर्जी है। इससे क्या करूँ, आप नया सेल दे दो, उस पे लिखा होगा 2 वोल्ट, मतलब मुझे पता है उसके अंदर एनर्जी कितनी है, बस केमिकल बताओ ताकि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए। तो अपन कहेंगे देखो, अगर मैं मार्केट से नया सेल लेके आया, उसका फ्री एनर्जी ये था, टोटल फ्री एनर्जी, तो इतना एनर्जी है, मैंने उसको रिमोट में डाला, थोड़ा यूज किया, तो उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो फिर थोड़े दिन, मतलब मैंने उसको रिमोट में डाला, यूज किया, यूज करने के बाद फिर उसकी फ्री एनर्जी कितनी बची, तो ये फ्री एनर्जी लेफ्ट, ये फ्री एनर्जी। अब जो उसमें पोटेंशियल बचा हुआ है, मतलब पहले नया सेल लेके आया था, थोड़ा यूज किया रिमोट में डाल के और टीवी भी चलाया उससे, तो थोड़ा उससे यूज हो गया एनर्जी, तो बचा हुआ एनर्जी ये है। तो बचा हुआ पोटेंशियल क्या होगा, तो अपन कहेंगे ये बचा हुआ पोटेंशियल। और टोटल एनर्जी कितनी थी, तो अपन कहेंगे ये टोटल एनर्जी। और यूज कितना हुआ, तो अपन कहेंगे यूज, तो डेल्टा जी ऐसे होगा, यूज हो गया। तो अपन को पता है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यूसी, क्यूसी इज रिएक्शन क्वेश्चन। ये अपन को पता है, क्यूसी इज रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, इधर केमिकल रिएक्शन हुआ ना, तो बताना पड़ेगा ना अपन को केमिकल रिएक्शन। भाई जब सेल यूज होगा तो इसके अंदर जो केमिकल है उसी से तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर, इसको ना माइनस एनएफ से डिवाइड कर देते हैं, माइनस एनएफ से। अगर आप इसको माइनस एनएफ से डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा ई सेल। लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडिंग बाय माइनस एनएफ, ई सेल लिखोगे तो समझ में आ गया, ई नॉट ऑफ द। अब माइनस माइनस प्लस था, लेकिन माइनस एनएफ से डिवाइड किया तो वापस माइनस ही आ गया। आर टी अपॉन एन एफ, एल एन एफ, ये आया। ये बना E cell is equal to E naught of the cell minus RT upon NF into N of Q cell. ठीक, ये क्वेश्चन बना है एट 298 केल्विन अपन टेम्परेचर, क्योंकि अपन जो सेल यूज कर रहे हैं घर में, ऑब्वियसली बात है वहां टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो लेट T इज इक्वल टू 298, तो R का वैल्यू एम के एस में ले लेते हैं, दैट इज जूल्स।
पर मोल पर केल्विन यूनिट नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। एफ अपन को पता है क्या होता है, 96500 कूलम्स, वो भी एमकेएस है, और मैं इसको लॉग में ले लेता हूं तो 2.303 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, लॉग में ले लूंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरे पास आएगा ई सेल विल बी इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये तो अपन को पता है रिडक्शन पोटेंशियल 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग ऑफ क्यू सी, और इससे मैं लिख सकता हूँ ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस 2. इसमें ना सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू पर तो मिलेगा ना भैया 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्यू सी, ये मिल जाएगा। ये इक्वेशन यूज करना, दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन अपन यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशंस ऑफ सेल पोटेंशियल। अब देख, जब कोई सेल आप दोगे तो कैथोड माइनस एनोड तो मुझे क्वेश्चन में दोगे, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो अपन को गिवन होने चाहिए। एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, वो देख लेंगे। क्यूसी अपन को पता है, रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा इधर से देख के फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ सेल, वो फैक्टर्स देखते हैं अपन जो सेल पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। तो देख भाई, अगर अपन को सेल पोटेंशियल राइट ना, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द सेल पोटेंशियल वो देखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन से देखते हैं, इससे भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन एक तो कहेंगे कि भाई देखो सर, कैथोड और एनोड की बात करनी होगी अपन को, मतलब इनके ईएमएफ जो है वो तो अलग अलग वैल्यूज होते हैं, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तभी पॉजिटिव आएगा, नहीं तो जो भी है हमें इलेक्ट्रोड मतलब मेटल लाइन पे तो डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड पे। तो अपन कहेंगे एक तो हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तभी तो अपन को कैथोड एनोड का डिफरेंस पता चलेगा। अगर इलेक्ट्रोड कौन, इनमें डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा पहले। बी अपन कहेंगे क्यूसी पे डिपेंड करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सेल, उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ज्यादा होंगे तो ये वैल्यू छोटी होगी। तो ये तो अपने लिए अपन कहेंगे, अगर एक तरीके से देखा जाए तो अपन कहेंगे ये वाला पर ई सेल लिखा आपने, ई नॉट ऑफ द सेल तो मैक्सिमम है ना, ये थोड़ी चेंज होता है कभी, ये चेंज होगा। अगर आप इसको यूज करोगे तो क्यूसी होगा, तो ये चेंज होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्लोप में 0.059 में अपन एन कर लूंगा, मतलब एन पे डिपेंड करेगा स्लोप, इसलिए मैंने कहा डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इन रिडॉक्स प्रोसेस और कुछ है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। लिखा अपन ने, ये लिखने के बाद ज्यादा कुछ रह नहीं जाता, वो सब समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट है,
क्योंकि ये तो कैथोड माइनस एनोड होगा, उससे ज्यादा वैल्यू हो नहीं सकती, ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद आप जितना चेंज करोगे ये उतना इसका वैल्यू आएगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सेल का कंजप्शन ज्यादा होगा, मतलब सेल यूज ज्यादा होगा। सो ई सेल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए अपन को घर में भी बोलते हैं ना, तो टीवी गर्म हो गया है अब तो बंद कर दो। उसको बोलने का रीजन है क्योंकि जब वो गर्म हो जाएगा ना टीवी, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो इसलिए बोलते हैं वो कि अगर टेम्परेचर हायर है, मतलब अगर जो सेल हम इंडिया में यूज करेंगे और वही सेल अगर हम किसी ऐसे कंट्री में यूज करेंगे जो जिसमें टेम्परेचर काफी कम है, तो वहां वो सेल की लाइफ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर। फोन में भी बोलते हैं फोन गर्म हो गया अब रहने दो, बैटरी ज्यादा खाएगा। अच्छा आज पता चला, मुझे भी तभी पता चला था जब ये पढ़ा था पहली बार, है ना। तो अब अपन ये फैक्टर्स अफेक्टिंग याद रखने से अच्छा इस इक्वेशन को याद रखते हैं ना, इसमें जो जो है सब पे डिपेंड करवा देंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हाँ होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट से ये वैल्यू ज्यादा होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो ये वैल्यू छोटा होगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये वैल्यू बड़ा होगा, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो बता देंगे। ये ग्राफ व्राफ मुझे जब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लो। आपने ये बता दिया स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, बाकी समझ में आता है। दीज आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच, ठीक है। अब अपन कहेंगे सपोज अपन इक्वेशन 1 की बात करें और आप ना ई नोट को हमेशा ऐसे लिखना, और हमेशा इसको जब आप लिखोगे ना ई नोट का वैल्यू, तो इसको ब्रैकेट में जरूर डालना, कैथोड माइनस एनोड लिख के इसको ब्रैकेट में जरूर लिखना, फिर नेगेटिव साइन लिख के ये लिखना। उसका रीजन होगा क्योंकि उसमें गलतियां होती हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा। अब अपन कहेंगे जो ये क्यूसी है ना, वैसे तो अपन को पता है कि गैशियस टर्म भी यूज होते हैं और कॉन्सेंट्रेशन टर्म, लेकिन अपन को ये पता है कि कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिखे होते हैं। तो मान लो किसी सेल का रिएक्शन ऐसा है, मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, जाओ। चल दूसरे पेज, तो अपन लिखेंगे जो पॉइंट्स अपन को चाहिए इन QC, the concentration as well as the pressure terms are included. Terms are important. Are important. दोनों ही टर्म। एक एग्जांपल लेके देखिए, फॉर सेल रिएक्शन मेरे पास एक सेल रिएक्शन है, सिल्वर है, twice of H plus ion converts into twice of silver ion plus H2, then जो मैं इसके लिए QC लिखूंगा, that will be concentration of silver ion to the power of 2 into partial pressure of H2। पहले अपन केसी में क्या करते थे, इसको भी कंसंट्रेशन में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अपन पार्शियल प्रेशर में लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर। एक्चुअली QC जो है ना, दैट इज नथिंग बट द एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन इनटू एक्टिविटी ऑफ H2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ H प्लस। और एक्टिविटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, 0, मतलब 1 होता है, उसको अपन 1 लेते हैं, इसलिए सॉलिड कंट्रोल नहीं सकते। तो एक्चुअली गैस का भी एक्टिविटी होता है, उसका प्रेशर होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो फिर हमें उसको भी
इंक्लूड करना होता है। और अगर मुझे इस क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन होता है इसका भी, और इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर होता, तो मैं इसको 2 एटमॉस्फेयर लिखता, यहाँ पर 2 लिखता, तो फिर यहाँ पर मैं 2 लिखता। सो वो रेडॉक्स रिएक्शन में डिपेंडिंग ऑन कि भाई कोई रिएक्शन है अपन को गिवन है, तो अपन उस रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे। दूसरी बात एट इक्विलिब्रियम, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितना पोटेंशियल मेरे इस नए सेल में था वो मैंने पूरा यूज कर लिया, मतलब जितना पोटेंशियल था उतना यूज हो गया, सेल डेड हो गया, उसको अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सेल, मीन सेल डेड हो गया। तो लेफ्ट क्या होगा, 0, तो जितना पोटेंशियल था आपने सारा यूज कर दिया, तो लेफ्ट क्या हो गया, 0। अगर ये 0 होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0, मतलब ये दोनों बराबर। सो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे ना, तो फिर क्यूसी केसी बन जाएगा। एट इक्विलिब्रियम ई सेल अपन को 0 लेना होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना, ये भी बन जाएगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो सेल डेड हो गया, तो अपन को ये पता होना चाहिए भाई, अच्छा सेल डेड का मतलब है इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब जितना पोटेंशियल था वो नया सेल जो था खत्म हो गया, अब चेंज करना है वापस, सेल डेड हो गया। तो उस केस में तो ई नॉट ऑफ द सेल जो होगा ना, वीडियो ऑन तो कर लिया ना, नहीं किया इसलिए कि अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो अभी याद आया कि वीडियो ऑफ कर रखा है। तो अपन कहेंगे कि भाई नहीं, मैं अपना वीडियो मेरी स्क्रीन पे भी नहीं चलाता, मैं वो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखेगा, मेरी स्क्रीन पे नहीं दिखता, मैं तो अपनी स्क्रीन पे बंद करके रखता हूँ। तो शक्ल अच्छी होती तो मतलब स्क्रीन पे ऑन करके रखता हूँ। एक तो बात भी अच्छी नहीं करते और शक्ल भी अच्छी नहीं है, फायदा क्या। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं, ब्रेक नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू। तेरा शक्ल आपकी वैसे ही अच्छी होती है। नहीं मतलब कई बार होता है ना कि भूल गया, मैं आज भूल गया तो ऑन करना। चलो, खाना कब खाएंगे, खाना खा लिया मैंने, मुझे पता था तुम्हारी क्लास है। पागल थोड़ी हो, रुकूंगा। तुम लोगों को भूख लगेगी, मुझे नहीं लगने वाली। नहीं, खा लिया मैंने खाना, मैं नहीं देने वाला। खा लिया खा लिया खाना। नींद आ रही है पता, पेरेंट्स के यहाँ सुबह सुबह उठना पड़ता है, वो सुबह उठा के सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भेज देते हैं, जॉगिंग करके आओ, योगा करवा डालते हैं। पेरेंट्स ऐसे ही तो होते हैं। तुम लोग भी परेशान रहते हो, मैं भी इधर आके परेशान हो जाता हूँ, इसलिए जल्दी भागता हूँ ना। अच्छा, 8 से 12 स्कूल था, तो फिर एक काम करो ना, तुम्हारा 2:30 पे फिजिक्स है, तो अपन 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लो अपन। लेकिन मतलब भागना नहीं है सर, ब्रेक ले सकता हूँ 10 मिनट्स का। फिर अपन कंटिन्यू कर लेंगे थोड़ा क्वेश्चन वोश्चन, 10-15 मिनट अगर आगे भी चला जाएगा तो भी हो जाएगा, कोई। तुम लोग खाना खा सकते हो ना, मैं बोलते बोलते थोड़ी खाना खा।
चाय पी लूँ? अरे यार मुझे टेंशन तुम्हारे सिलेबस का है, चाय तो उतना टेंशन नहीं रहेगा। तो अच्छा टीचर्स डे है इसलिए नहीं भागोगे। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, अभी ना 26 हो रहा है, 35 पे 36 पे बना जाए, चाय वाय पी लो तुम, 36 पे अपन शुरू करें। ठीक है, चलो रुक जाओ फिर। हाँ कभी भी पी सकते हैं चाय।
शुरू करेंगे वापस ना। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा अपन बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0, देन we'll read that E naught of the cell will be equal to 0.0591 upon n into log of जो QC होगा ना अब KC होगा, तो दिस विल बी K इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाएगा ना फिर, है ना। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो y होगा वो 0, तो ठीक है ना। वेयर K इक्विलिब्रियम कैन बी KC, KP, KA, KB, KW, KSP, राइट, KH, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनमें से अगर आप कोई भी बात करोगे, whenever मतलब जब इक्विलिब्रियम वर्ड आएगा तो पर ई सेल को 0 है। So we'll write that it will be equal to E naught of the cell. So this is the Nernst equation. इसको कहते हैं अपन Nernst equation. ये जो अपन ने लिखा ना, इसको कहते हैं अपन Nernst equation. जो अपन ने डिराइव किया है इसको अपन कहते हैं Nernst equation. This is called Nernst equations. ये वाला भी और ये इक्वेशन जो है ना, अब वो सभी एक ही इक्वेशंस हैं, तो these are called Nernst equation. ठीक, तो लेट अस टेक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन एक, मतलब इनसे रिलेटेड जो अपन ने ये नर्स्ट इक्वेशन सी का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, तो इस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे वो देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर गिवन सेल। मेरे पास एक सेल गिवन है जिसमें जिंक इज गोइंग इनटू जिंक है, और इसको जिंक सल्फेट लिखते हैं। कंसंट्रेशन मुझे 0.1 मोलर गिवन है, सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, और इसमें कॉपर सल्फेट है, concentration is 0.2 molar and converts into the copper ion. E naught of zinc में convert हो रहा है, that is a reduction potential 76 volts, and copper के लिए अपन E naught लिखेंगे तो reduction potentials में E naught of copper ion into copper, that is equal to 0.34 volts. ये गिवन है। आंसर में अपन कहेंगे देखो भाई, पहले एनोड रिएक्शन अगर लिखना है तो ऑक्सीडेशन लिखूंगा, इधर ऑक्सीडेशन, ये एनोड है अपना, ये कैथोड है, ये तो फिक्स होता है अगर सेल गिवन है तो। सो एनोड रिएक्शन में जिंक विल गो इनटू जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड में copper ion gains 2 electrons and convert into copper. So the overall cell reaction is zinc solid plus copper ion converts to zinc ion plus copper. इससे अपन QC लिख सकते हैं, QC में सॉलिड्स में ही आते हैं, ये अपन का पता है। E cell will be equal to E naught of cathode minus E naught of anode, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल 0.0591 अपॉन n is 2, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं इनसे लिखते हैं अपन 2 इंटू लॉग ऑफ QC। तो ई सेल अपन को कैलकुलेट करना था, कैथोड माइनस एनोड मतलब कॉपर के लिए 0.34 माइनस ऑफ 0.76 माइनस 0. इसको 0.6 ले लेते हैं,
डिवाइड बाय 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिख लेते हैं अपन लॉग ऑफ। तो अपन को कॉन्सेंट्रेशन लिखना है किसका, दैट इज जिंकाइन अपन कॉपर। जिंकाइन कितना था 0.1 और कॉपर आयन कितना था 0.2। इसको लिख लेते हैं। सो ई सेल विल बी इक्वल टू 1.1 माइनस 0.03 into log of 1 by 2 is 0.5, 5 into 10 की पावर -1। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ दिस प्लस दिस, तो अपन लिखेंगे ये वाला वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करके आप लिखो तो विल गेट ई से 1.1 आएगा माइनस, ये कॉमन ले लेते हैं, है ना, ये कॉमन ले लेते हैं। तो नाउ यू नो दैट हाउ टू राइट। आपको log 5 पता है, 0.69 मतलब 0.7 होता है, माइनस 0.03 इंटू 0.7 इंटू ये प्लस 10 की पावर -1 मतलब टोटल 0.3 आ रहा है पास। ये लॉग ये 0.7 होता है प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -1 मतलब -1 हो जाएगा। सो 0.7 -1 मतलब -0.3 आ जाएगा। सो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई सेल विल बी इक्वल टू 1.1 माइनस, तो 3 3 जा 9 आ गया अपने पास, ये प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा अपने पास 3 इंटू 3 ना, तो ये 9 हो गया, एक और डेसिमल बढ़ जाएगा 0.33। नहीं मल्टीप्लाई करना ना अपन को, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.03 इंटू 3.9। अब क्या मतलब 3 डेसिमल लगा। लो भैया, इतना वोल्ट आ गया, ये आपका आंसर। किसी को डाउट है तो बोलो। कैलकुलेशन में क्या, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मुझे सिर्फ बताना था एक बार कैलकुलेट करके कि आप कैसे कैलकुलेशंस करोगे, वो बताना। These are concentrations. The concentration of zinc is this. The concentration of copper is this. ठीक है, अब एक क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप कैलकुलेट करके बताना। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। गिवन सेल, मेरे पास सेल ऐसे concentration is 0.5 separated by the salt bridge, AgNO3 0.1 given E naught of Al3 plus 2Al minus 1.6 and E naught of Ag into Ag 0.8। आंसर बताओ कितना। अगर मुझे सेल गिवन है तो अपन को एनोड कैथोड कैथोड तो पता ही होता है। एनोड और कैथोड तो पता है।
आंसर लिखते हैं। पहले एनोड रिएक्शन लिखते हैं, और फिर कैथोड रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन। अब ये सारे के सारे रेडॉक्स प्रोसेस है, इसलिए ये करना नहीं भूलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ये सेल रिएक्शन है जिससे अपन क्यूसी लिखेंगे। लिखो पी सेल कैथोड माइनस एनोड। हमेशा ये ब्रैकेट में होना चाहिए। 0.0591 डिवाइड बाय 3 log of concentration of aluminum ion, concentration of silver ion का क्यूब। ये अपने पास आया 1.67 और 0.8। 2.47। ये 0.06 कर देते हैं कैलकुलेशन के। एल्यूमिनियम आयन कितना गिवन था? 0.5। और सिल्वर आयन 0.1 का क्यूब। तो 2.47 माइनस 0.02 इंटू लॉग ऑफ, अब 0.5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 3 हो गया। ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस, तो 5 इंटू 10 की पावर 2 हो गया। तो अपन को कैलकुलेट करना है लॉग ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 2। तो log 5 प्लस 2 log 10 का log 5 इज 0.7, ये log 10 है, प्लस 2 मतलब 2.7। ये वैल्यू मेरे पास 2.7 आ रही है। लॉग हटा, ये मेरे पास 2.7। देखना जरा कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं किया। 5 ये डेसिमल हटाया था इसलिए 10 की पावर माइनस 1 किया, तो 10 की पावर माइनस 2 बच गया, तो 500 हो गया। 500 मतलब अगर कोई गड़बड़ होगा तो बता दो, बराबर है। अब सभी लोग देख लेना क्योंकि मोस्टली मैं, तो अपन को पता चल गया। तो 27 का मतलब हो गया अपने पास 54 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर, है ना। 2.7 इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये हो गया अपने पास 54। 5.4 और कुछ था, 2 डेसिमल, 1 2 3 कर रहे हैं तो 0.05 कर देते हैं, ये वाला। सो दिस विल बी इक्वल टू 2.47 माइनस ये अपने पास आ रहा है 0.057, ये आ रहा है। देखो अगर कोई डाउट होगा तो बता देना, अगर कोई डाउट होगा तो बता। हम्म, ये लो सबको समझ। ओके, मुझे नहीं लगता किसी का प्रॉब्लम।
चलो फिर एक दूसरा क्वेश्चन कर लें। अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुमको सिर्फ आंसर बताना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन बता दो तुम, तो उसमें सिर्फ आंसर बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा उसमें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे आपके पास। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। मुझे सेल ऐसे तो बताओ। आज का टेस्ट ट्रेजर ऐप पे ही होगा ऑब्वियसली। आंसर बताओ भाई कितना आया। चलो कोई आंसर आया। क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव नहीं है।
नेगेटिव तो नहीं है और आंसर सही भी आ रहा है किसी का, आंसर सही भी बताया किसी ने, नेगेटिव तो नहीं। ठीक है, आसपास है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आंसर आया बट वो एग्जैक्ट नहीं है। अब सैलरी एक्शन सभी ने लिख लिया होगा, इसलिए मैं सैलरी एक्शन नहीं लिख रहा, मैं तो सीधे सब्स्टिट्यूट करने लगा। आंसर आ रहा है। अभी ना अपन क्या करेंगे, कैथोड तो कॉपर है, माइनस एनोड तो ये है ना, डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय कॉपर, ये आ रहा है। बोलो। क्वेश्चन में एमजी के साथ माइनस नहीं है? अच्छा, है तो ये है ना। हम तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं, तो बनाओ रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नीशियम आयन उधर लिखो और मैग्नीशियम को इधर लिखो। भाई यहाँ तो अपन रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं ना, देखो इसमें गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन ही तो है। समझ गया ना? मुझे लगता है बस इतना ही मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, बाकी अपन को पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व। हाँ, बाकी तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, मुझे पता है। 1 आ रहा है, 7 आ रहा है और 2 आ रहा है, -0.03 है, इसको log 3 में log 5 माइनस log 3, सो पॉइंट से .2 के आसपास है अपना, .2 log 0.2, .2 का मतलब 2 इंटू 10⁻³ 0.03 माइनस करो, 0.06 माइनस करो, कर लो। 0.02 के आसपास है, वो log 10 भी है ना। हो गया। चलो आपको लॉग के वैल्यू पता तो है, तो आप कर लोगे और अपने पास आंसर ऐसा कुछ आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी अपन से एन पूछेंगे, कभी अपन से ई सेल पूछेंगे, कभी अपन को इक्विलिब्रियम गिवन होगा, तो लाइक दैट वी आर एबल टू टेल, हमको पता है अगर इक्विलिब्रियम होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये दोनों बराबर। अपन क्या, इसके बाद अपन को पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ, ये जो रिवर्सिबल सेल होता है ना इलेक्ट्रोड्स, ये हाफ सेल जो एनोड है और कैथोड है, तो इस ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो अपन को इनके टाइप्स पढ़ने होते हैं, एनोड कैथोड। तो एक हाफ सेल कैसे होता है, उसमें कैसे रिएक्शंस होते हैं वो देखना होता है, हाफ सेल कितने टाइप से होता है। तो आज ही पढ़ना है या नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है? ठीक है, आपका 2:30 पे फिजिक्स है, अभी कहोगे तो मैं अभी कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू, सब लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं, क्या बात है भाई, आज ज्यादा पढ़ना है क्या? लोग सब लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं।
चलो ठीक है, हिंदी में लिखना शुरू कर दिया बाद में, आपको नेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो, एक तो आ गया कंटिन्यू, एक ही आया कंटिन्यू भी। तो चलो, वैसे तुम लोगों ने मुझसे एक बार प्रॉमिस किया, पता, तुम लोगों ने प्रॉमिस किया कि जिस दिन आप कहोगे हम लोग छुट्टी ले लेंगे उस दिन, जिस दिन आप कहोगे हम उस दिन छुट्टी ले लेंगे और क्लास लगाओगे ना। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि अपन किस दिन छुट्टी लेने वाले हैं, क्योंकि वीक में अगर एक दिन भी अपना हो जाएगा तो अपना बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, कंटिन्यू अपन बाद में, क्योंकि आज टेस्ट भी है ना, आप आराम से टेस्ट टेस्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेजोनेंस के ऐप पे ही टेस्ट होगा। ऑनलाइन के लिए ही लेंगे अपन, ऑफलाइन अगर जैसे, ऑफलाइन तो जैसे ही गवर्नमेंट करेगा ना, मुंबई में थोड़ा प्रॉब्लम है पता, वैसे ही वो आपस में लड़ रहे हैं बीजेपी वाले और शिवसेना वाले, तो वो कुछ भी गड़बड़ होगा सब गड़बड़ करेंगे। वो अपने लिए वो अपने नंबर बढ़ाना चाहता है, वो अपने नंबर बढ़ाना चाहता है। टेस्ट विल बी ऑफ मेंस लेवल, मेंस लेवल क्या मतलब ठीक ठाक ही होगा। हाँ, दिल्ली में खुल गया ना, आपके यहाँ भी खुल जाएगा। अच्छा, हाँ में सब कुछ खुला हुआ है, हाँ, मैं भी यहाँ पर हूँ, सब खुला हुआ है, यहाँ कोई मास्क भी नहीं पहनता। जीरो केसेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ 12 lakhs, जीरो केसेस एवरी डे फॉर लास्ट 15 years। मैं एमपी में हूँ, भोपाल, भोपाल के पास सागर एमपी में। हाँ, लोकल हमारे यहाँ भी स्कूल जाते हैं बच्चे सुबह सुबह, और क्या मजे हैं, मजे क्या, पूरा टाइम तो क्लास लेता रहता हूँ, पेरेंट्स भी बोलते हैं क्या यार तुम आए हो, क्या क्या करना है, ऊपर से सुबह सुबह घुमा देते हैं। चलो मिलते हैं, वेनेसडे को वैसे ही वापस आ रहा हूँ, है ना, ठीक है ना। तो मैं एमपी का रहने वाला हूँ, एमपी में सागर बहुत अच्छी जगह है, आप देखोगे ना रूफ पे जाके, चारों तरफ मतलब पहाड़ और मतलब बीच में है सागर, इट्स वेरी गुड। और पहाड़ के ऊपर 10,000 एकड़ में यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इतना मजा आता है ना, सुबह सुबह उठता हूँ तो शिमला जैसे लगता है, इतना मजा आता है। आ जाओ तुम लोग इधर, आ जाओ, मजा आ जाएगा, यहीं पढ़ सकते हैं, इतनी जगह है हमारे पास कि कितने भी लोग रह सकते हैं, कितना भी लोग रह सकते हैं, कितने भी लोग आ जाए, स्नोफॉल की कमी कमी तो है। चलो मैं नोट्स भेज दूंगा ये वाले, चलो बंद करते हैं, थैंक यू, चलो भाई थैंक यू, हाँ, चलो चलो, ओके, ओके बाय, बाद में पार्टी करेंगे।